Hello, this is Homo Mind. Let's learn together. You need to hear this if you're someone who feels invisible in your own relationships. क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहां आपको लगा हो कि आपको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है और आपको लग रहा है कि शायद आप घर के फर्नीचर की तरह हैं, मौजूद तो हैं पर कोई नोटिस ही नहीं करता, लेकिन आप इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोल पाए, जैसे आपके मुंह में कोई इनविजिबल टेप लगा हो जो सिर्फ इमोशंस के लिए एक्टिवेट होता है। आपने बस अपनी फीलिंग्स को अंदर ही दबा लिया, एक बहादुरी वाला चेहरा बनाया और उम्मीद की कि कभी न कभी किसी न किसी तरह दूसरा इंसान खुद ही सब समझ जाएगा, जैसे वो कोई माइंड रीडर हो या फिर गूगल असिस्टेंट। ये कोई अनोखी सिचुएशन नहीं है, आप अकेले नहीं हैं। यहाँ तो पूरी भीड़ है जो चुपचाप अपने अपने इमोशंस का सीक्रेट मिशन चला रही है। बहुत से लोग अपनी फीलिंग्स को मन में दबाकर घूम रहे हैं क्योंकि वे कॉन्फ्रंटेशन से ऐसे बचते हैं जैसे कोई बीमारी से बचता है, और फिर गुस्से का बोझ ऐसे उठाते हैं जैसे कोई जिम में वेट लिफ्टिंग कर रहा हो। फर्क बस इतना है कि यहाँ मसल्स नहीं, माइग्रेन बनता है। उन्हें लगता है कि सच बोलने से सिर्फ लड़ाई होगी, लोग उन्हें रिजेक्ट करेंगे या किसी और को बुरा लगेगा, इसलिए वे चुप्पी को अपनी ढाल बना लेते हैं, जैसे कोई सुपर हीरो बस केप की जगह साइलेंस पहनकर। लेकिन एक बात क्लियर कर दें, वह खामोशी क्वाइटी नहीं है, यह आपके अंदर चल रही एक धीमी सुलगती हुई जंग है, और इसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं बजता। बातों को मन में दबाने की यह आदत किसी भी रिलेशनशिप के लिए खतरे की घंटी है, चाहे वह आपके पार्टनर, आपके बच्चों, आपके बॉस या आपके दोस्तों के साथ हो। मतलब साइलेंट ट्रीटमेंट सिर्फ फिल्मों में ही कूल लगता है। जब आप अपनी नीड्स को एक्सप्रेस नहीं करते तो आप एक तरह से दूसरे लोगों को उन्हें नजरअंदाज करने की परमिशन दे रहे होते हैं, जैसे कोई फ्री पास बांट रहा हो। आप खुद को एक पायदान जैसा महसूस करने लगते हैं, लगातार देते रहते हैं और बदले में बहुत कम मिलता है, जैसे कोई एटीएम जिसमें सिर्फ डिपॉजिट होता है, विथड्रॉल कभी नहीं। आप खुद से कह सकते हैं कि आप बड़े दिल वाले बन रहे हैं, कि आप बस क्वाइटी बनाए रख रहे हैं, लेकिन अंदर से तो क्वाइटी का वाईफाई सिग्नल बहुत वीक है। लेकिन आप असल में कर क्या रहे हैं कि आप अनकही फ्रस्ट्रेशन से एक दीवार बना रहे हैं, ईंट द रेंट, और यह दीवार कोई डेकोरेशन नहीं है, और देर सवेर वह दीवार गिर जाएगी, और यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, फिर चाहे आप इंजीनियर साहब ही क्यों ना हो। इस प्रॉब्लम की जड़ अक्सर एक गहरे डर में होती है, डर भी ऐसा जो बिना टिकट के हर जगह घुस जाता है। यह नापसंद किए जाने का डर हो सकता है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में सीन आ गया पर रिप्लाई नहीं, सेल्फिश समझे जाने का फियर, जैसे आखिरी समोसा लेने में जो गिल्ट फील होती है, या छोड़े जाने का फियर, जैसे नेटफ्लिक्स पर फेवरेट शो का अचानक कैंसिल हो जाना। ऐसे लोग अक्सर लाइफ में शुरू में ही सीख जाते हैं कि उनकी नीडें दूसरों की नीडों जितनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे स्कूल में टीचर का फेवरेट हमेशा कोई और ही होता है। शायद वे ऐसे घर में पले बढ़े जहाँ कुछ भी अलग करना एक बड़ा गुनाह था, मतलब मम्मी बोले तो बस बोले, या जहाँ इमोशंस को एक्सप्रेस करना कमजोरी की निशानी माना जाता था। रोना मना है वरना चॉकलेट भी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने अपनी डिजायरों को दबाना सीख लिया और अपने आसपास के सभी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने पर बहुत ज्यादा फोकस करने लगे, जैसे कोई पीपल प्लीजर का गोल्ड मेडलिस्ट। इससे एक पेननाक साइकिल बन जाता है जहां वे देते रहते हैं इस उम्मीद में कि उन्हें पहचान मिलेगी जो शायद ही कभी मिलती है, जिससे वे खाली और गलत समझे जाने जैसा फील करते हैं, जैसे कोई लकी ड्रा जो कभी नहीं निकलता। चलो अब असली बात करते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप्स ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की नींव पर बनते हैं। मतलब मन की बात सिर्फ रेडियो पर नहीं, घर में ही होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हर बार जब आप डिसएग्री करें तो आपको चिल्लाना पड़े, वरना पड़ोसी सोचेंगे कि कोई नया रियलिटी शो शुरू हो गया है। इसका मतलब है यह कहने की हिम्मत रखना कि हे, यह मेरे लिए ठीक नहीं है, बिना डायलॉग बाजी के, या मुझे इसमें आपकी हेल्प चाहिए, और इसमें कोई लाइफ लाइन नहीं कटती। जब आप उस डायरेक्ट बातचीत में शामिल होने से मना करते हैं तो आप रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होते, आप उसे एक धीमी पेननाक मौत की तरफ धकेल रहे होते हैं, जैसे स्लो मोशन में कोई सीरियल का क्लाइमैक्स। आप एक ऐसा डायनामिक बना रहे हैं जहां आपकी अपनी हैप्पी हमेशा पीछे रह जाती है, जैसे कोई बैक बेंचर जो कभी आगे नहीं आ पाता। अब समय आ गया है कि लोगों से यह उम्मीद करना छोड़ दें कि वे आपका दिमाग पढ़ेंगे, और यह सीखना शुरू करें कि अपनी बात कैसे रखनी है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स वैलिड हैं और आपकी नीड्स मायने रखती हैं। और हाँ, आप कोई माइंड रीडर नहीं हैं, तो दूसरों से भी यह उम्मीद मत रखिए।
अब आइए इस बिहेवियर पैटर्न को एक नाम दें। और नहीं, ये ड्रामा क्वीन नहीं है। होम्योपैथी की दुनिया में इस पर्सनैलिटी टाइप को अक्सर नाट्रम म्यूरियाटिकम कहा जाता है, जो कॉमन टेबल सॉल्ट से लिया गया है। जी हाँ, वही नमक जो आपकी दाल में जान डालता है। 1 मिनट के लिए नमक के बारे में सोचो। यह लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन यह चीजों को प्रिजर्व भी कर सकता है। कभी कभी उन्हें बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रखता है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप से पुराने मैसेज डिलीट नहीं करते। ये इन इंडिविजुअल्स के लिए एक पावरफुल मेटाफर है। वे अक्सर सॉल्ट ऑफ द अर्थ होते हैं, डिपेंडेबल, रिस्पॉन्सिबल और डीपली केयरिंग लोग। यानी अगर आपकी बाइक पंचर हो जाए तो सबसे पहले इन्हीं को कॉल करें। वे ऐसे लोग होते हैं जिन पर आप हमेशा भरोसा कर सकते हैं। वे ऐसे लोग होते हैं जो अगर आपको उनकी जरूरत हो तो रात के 2 बजे भी आ जाएंगे, बस ऊबर से नहीं, खुद गाड़ी लेकर। उनमें ड्यूटी की गहरी भावना और दूसरों की हेल्प करने की सच्ची इच्छा होती है। यानी ये वो लोग हैं जो आपके मूड स्विंग्स भी झेल सकते हैं, लेकिन जैसे नमक पुराने जख्मों को प्रिजर्व कर सकता है, वैसे ही ये इंडिविजुअल्स इमोशनल हर्ट्स को सालों तक, कभी कभी तो दशकों तक होल्ड करके रखते हैं। यानी तुमने मेरा बर्थडे भूल गए थे, ये लाइन 10 साल बाद भी सुनने को मिल सकती है। उन्हें अपमान, निराशा और उन पलों की लंबी याद होती है जहां उन्हें नीचा दिखाया गया या धोखा दिया गया। इनकी मेमोरी कार्ड में कोई डिलीट बटन नहीं होता। वे उस समय कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वे भूलते नहीं हैं। यानी मैंने नोट कर लिया है, एक दिन काम आएगा। ये इनर वर्ल्ड अक्सर एक रिजर्व्ड, डिग्निफाइड और कभी-कभी स्टोइक बाहरी अपीयरेंस के पीछे छिपा होता है। बाहर से शांत, अंदर से फुल ऑन बॉलीवुड ड्रामा। वे फ्यूचर के दर्द को रोकने के लिए अपने दिल के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव वॉल बनाते हैं, जिससे वे उन लोगों को अलग या दूर लग सकते हैं जो उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानते। यानी नो एंट्री विदाउट इन्विटेशन। वे डीप, मीनिंगफुल कनेक्शंस चाहते हैं, लेकिन फिर से हर्ट होने का डर उन्हें इस बात को लेकर बहुत कॉशियस बनाता है कि वे किसे अपनी लाइफ में आने देते हैं। टिंडर पर भी स्वाइप राइट सोच समझ कर करते हैं। नाट्रम म्यूरियाटिकम पर्सनैलिटी का एक मेन ट्रेट है हाई सेंसिटिविटी। यानी आपने मेरी नई हेयर कट पर कुछ नहीं कहा, बस दिन खराब। वे अपने आसपास के इमोशनल एटमॉस्फेयर के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं और क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन या दूसरों से एंथुसियाज्म की कमी से भी बहुत इफेक्टेड हो सकते हैं। यानी लाइक नहीं आया तो मूड ऑफ। एक कड़े शब्द से उन्हें फिजिकल ब्लो जैसा फील हो सकता है और वे उस इंसिडेंट को अपने दिमाग में बार बार दोहराते रहेंगे, यह सोचते हुए कि उन्होंने क्या गलती की होगी। नेटफ्लिक्स बिंज की जगह रीप्ले ओल्ड आर्ग्यूमेंट्स चलता है। यह सेंसिटिविटी एक दोधारी तलवार है। एक तरफ यह उन्हें अविश्वसनीय अपीयरेंस से एम्पैथेटिक और कंपैशनेट बनाती है, दूसरी तरफ यह उन्हें इमोशनल दर्द के प्रति वल्नरेबल बनाती है, जो उनकी विथड्रॉ करने की टेंडेंसी को बढ़ाती है और अपनी सच्ची फीलिंग्स को लॉक एंड की में रखती है। यानी फीलिंग्स हैंडल विद केयर। तो जब आप नाट्रम म्यूरियाटिकम टाइप के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ उस कोने में बैठे शांत व्यक्ति को न देखें जो कभी शिकायत नहीं करता। उस कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल को देखें जो एक भारी बोझ उठा रहा है, और शायद ग्रोसरी बैग्स भी। वे लॉयल्टी की एक पावरफुल भावना और नर्चर करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं, फिर भी वे पिछली कंप्लेनों और फ्यूचर के हर्ट के डर से परेशान रहते हैं। यानी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस मेरा बर्थडे मत भूलना। वे किसी भी चीज से ज्यादा प्यार और एप्रिसिएशन चाहते हैं, लेकिन वे इसे सीधे पूछने में स्ट्रगल करते हैं। यानी इनडायरेक्ट हिंट्स, लेवल एक्सपर्ट। वे एक पैराडॉक्स हैं, स्ट्रांग फिर भी नाजुक, देने वाले फिर भी गार्डेड। यानी गिफ्ट भी देंगे पर रसीद संभाल कर रखेंगे। इस गहरे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को समझना, यह समझने का पहला स्टेप है कि वे अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ अपने रिश्तों में ऐसा क्यों बिहेव करते हैं। और हाँ, अगली बार जब कोई चुपचाप बैठा हो तो समझ जाइए, शायद वो नाट्रम म्यूरियाटिकम है या फिर बस वाईफाई नहीं चल रहा। चलो देखते हैं कि यह रियल वर्ल्ड में कैसे होता है। स्पॉइलर अलर्ट, इसमें केप्स नहीं हैं, लेकिन सुपर पावर्स जरूर हैं। परिवार से शुरू करते हैं। घर पर नाट्रम म्यूरियाटिकम व्यक्ति अक्सर डेजिग्नेटेड केयरगिवर होता है, वो जो पूरा इमोशनल और लॉजिस्टिकल लोड उठाता है। बेसिकली अगर घर एक सर्कस है तो ये रिंग मास्टर भी वही है, और शायद क्लाउन भी। ये वह माँ है जो हर बर्थडे, हर डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट और हर स्कूल प्रोजेक्ट याद रखती है, और हाँ, ये भी देखती है कि घर साफ हो,
और खाना मेज पर हो, जैसे कि वो एक वॉकिंग टॉकिंग रिमाइंडर ऐप हो। वह बिना पूछे ही सब कुछ करती है, एक गहरी जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित होकर, या शायद इसलिए कि कोई और करेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ असली बात है, वो सीक्रेटली उम्मीद करती है कि उसका परिवार उसके इस हरक्यूलियन एफर्ट्स को नोटिस करेगा और उसे ऑस्कर की तरह धन्यवाद देगा। जब वे ऐसा नहीं करते, जब वे इसे ग्रांटेड लेते हैं, तो एक साइलेंट रिजेंटमेंट पैदा होने लगता है। और हाँ, कोई ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजता। वह यह नहीं कहेगी कि मैं थक गई हूँ और मुझे लगता है कि मैं एक अनपेड सर्वेंट हूँ। इसके बजाय वह बस और शांत हो जाएगी, थोड़ी और गुमसुम हो जाएगी, जैसे घर में एक ह्यूमन वाईफाई सिग्नल हो जो धीरे धीरे फेड हो रहा है। उसके परिवार को शायद लगेगा कि वह थोड़ी अलग है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलेगा क्यों। शायद उन्हें लगेगा कि वाईफाई ही स्लो है। उदाहरण के लिए, एक पति कैजुअली कह सकता है कि उसकी शर्ट वैसे आयरन नहीं हुई है जैसी उसे पसंद है। उसके लिए यह एक थ्रो अवे कमेंट है। उसके लिए यह उसके अथक प्रयासों की एक डेवस्टेटिंग क्रिटिक है, जो उसके सबसे गहरे डर को कंफर्म करता है कि वह अच्छी नहीं है और उसकी कड़ी मेहनत पूरी तरह से इनविजिबल है। बेसिकली, लॉन्ड्री ओलंपिक्स में भी कोई मेडल नहीं मिलता। वह बहस नहीं करेगी, वह बस इसे शिकायत की लंबी लिस्ट में जोड़ लेगी जिसे वह अपने अंदर बंद रखती है। पहले से कहीं अधिक आइसोलेटेड और अनअप्रिशिएटेड महसूस करती है। डियर डायरी, आज फिर से कोई ट्रॉफी नहीं मिली। यही पैटर्न वर्क प्लेस पर भी दिखता है, क्योंकि अपेरेंटली ओवर गिविंग ट्रांसफरेबल स्किल है। यह वह कर्मचारी है जो हमेशा देर तक रुकता है, बिना पूछे एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स लेता है और बीमार कॉलीग्स को कवर करता है। बेसिकली ऑफिस का अनऑफिशियल सुपर हीरो, केप ऑप्शनल, कॉफी मैंडेटरी। वे टीम की बैकबोन है जिस पर हर कोई काम पूरा करने के लिए निर्भर करता है, लेकिन कोई चिरोप्रैक्टर नहीं बुलाता। वे यह इसलिए करते हैं क्योंकि वे इंडिस्पेंसिबल और वैल्यूएबल दिखना चाहते हैं, और शायद कभी-कभी बॉस से एक गोल्ड स्टार की उम्मीद भी रखते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी कड़ी मेहनत खुद बोलेगी और उनका बॉस आखिरकार उनकी डेडिकेशन को प्रमोशन या रेज के साथ पहचानेगा, या कम से कम एक फ्री समोसा तो देगा। वे इस फ्लॉड असम्पशन पर काम करते हैं कि फेयरनेस तब भी रहेगा जब उन्हें अपने लिए बात नहीं करनी पड़ेगी, जैसे ऑफिस सैंटा सबकी विश लिस्ट पढ़ लेगा। लेकिन फिर प्रमोशन किसी और को मिल जाता है, कोई ऐसा जो शायद कम कॉम्पिटेंट हो लेकिन अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स के बारे में ज्यादा वोकल हो। बेसिकली लाउडर द ड्रम, बिगर द परेड। नाट्रम मुरियाटिकम कर्मचारी टूट जाता है। उन्हें अन्याय की गहरी भावना महसूस होती है और शायद थोड़ी सी अर्ज कि बॉस की कॉफी में एक्स्ट्रा नमक डाल दें। क्या वे बॉस के ऑफिस में गए और यह बताया कि वे इसके लायक क्यों थे? बिल्कुल नहीं। इसके बजाय वे साइलेंट बिटरनेस के एक खोल में पीछे हट जाते हैं, जैसे ऑफिस का ओन पर्सनल गोस्ट बन गए हों। वे पैसिव अग्रेसिव हो सकते हैं, काम थोड़ा धीरे कर सकते हैं, या अपने कॉलीग्स के लिए कम हेल्पफुल हो सकते हैं। बेसिकली ऑफिस वर्जन ऑफ बफरिंग। उनका मोराल गिर जाता है, लेकिन अगर कोई पूछता है कि क्या गलत है, तो स्टैंडर्ड जवाब होता है एक टाइट लिप्ड आई एम फाइन। ट्रांसलेशन, बिल्कुल फाइन नहीं हूँ, लेकिन पूछो मत। वे ओवर गिविंग, रिजेंटफुल महसूस करने और अपनी डिसअपॉइंटमेंट को सीधे कम्युनिकेट करने में असमर्थ होने के चक्र में फंसे हुए हैं, जैसे हैमस्टर व्हील पर दौड़ रहे हों, बस स्नैक्स के बिना। नट्रम मुरियाटिकम पर्सनालिटी के लिए ना शब्द इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे मुश्किल वर्डों में से एक है, जैसे कि किसी ने उन्हें सुपर हीरो की केप पहनने से मना कर दिया हो। ना कहना उन्हें स्वार्थी होने जैसा लगता है, जैसे कि वे किसी को चॉकलेट का आखिरी टुकड़ा देने से मना कर रहे हों। वे अकोमोडेटिंग होने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं, और किसी को मना करने का विचार उन्हें गिल्ट की ओवरवेलमिंग भावना से भर देता है, जैसे कि वे किसी को उनके बर्थडे पर केक का एक टुकड़ा देने से मना कर रहे हों। यह सिर्फ अच्छा होने के बारे में नहीं है, यह अप्रूवल की एक गहरी बैठी नीड के बारे में है, जैसे कि वे हर समय गोल्ड स्टार पाने की कोशिश कर रहे हों। उन्हें लगता है कि उनकी वैल्यू दूसरों के लिए उनकी यूजफुलनेस से जुड़ी है, जैसे कि वे एक चलते फिरते स्विस आर्मी नाइफ हों। अगर वे देना बंद कर देंगे तो उन्हें डर है कि उन्हें कोई चाहेगा नहीं या प्यार नहीं करेगा, जैसे कि वे फ्री पिज्जा के बिना पार्टी में जा रहे हों। कल्पना कीजिए कि एक दोस्त उन्हें शनिवार को शिफ्ट होने में मदद करने के लिए कहता है, वही दिन जो उन्होंने आखिरकार आराम करने और रिचार्ज करने के लिए रखा था, जैसे कि वे अपने नेटफ्लिक्स और चिल प्लान को कैंसिल कर रहे हों। उनकी अंदरूनी सोच कुछ ऐसी होती है, मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे सच में यह दिन अपने लिए चाहिए, जैसे कि वे स्लीपिंग ब्यूटी बनने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन अगर मैंने ना कहा तो वह सोचेगी कि मैं एक बुरा दोस्त हूँ,
जैसे कि वे फ्रेंडशिप पुलिस से डर रहे हों, वह मुझसे डिसअपॉइंट हो जाएगी। जैसे कि वे फ्रेंडशिप रिपोर्ट कार्ड पर F ग्रेड पा रहे हों। क्या होगा अगर वह मुझे पसंद करना बंद कर दे? यह तो बस एक दिन की बात है। जैसे कि वे फ्रेंडशिप एपोकैलिप्स की भविष्यवाणी कर रहे हों, मुझे बस यह कर देना चाहिए। जैसे कि वे सुपर हीरो मोड में स्विच कर रहे हों, तो वे मुस्कुराहट के साथ हाँ कहते हैं, जबकि अंदर से उनका एक हिस्सा चीख रहा होता है। जैसे कि वे इनसाइड आउट मूवी के किरदार हों, वे किसी और की सुविधा के लिए अपनी वेल बीइंग को कुर्बान कर देते हैं, बस एक सिंपल बाउंड्री सेट करने के क्रशिंग गिल्ट से बचने के लिए। जैसे कि वे मार्टिर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने की कोशिश कर रहे हों, ना कहने की यह इनएबिलिटी खुद मदद मांगने तक फैली हुई है। जैसे कि वे हेल्पलाइन पर कॉल करने से डर रहे हों, उनके दिमाग में मदद मांगना कमजोरी या इनकम्पिटेंस की निशानी है। जैसे कि वे सुपर हीरो की इमेज को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हों, वे हेल्पर्स हैं, वे नहीं जिन्हें मदद की जरूरत है। जैसे कि वे हेल्पिंग हैंड्स क्लब के मेंबर हों, यह मानना कि वे कुछ खुद हैंडल नहीं कर सकते उन्हें पर्सनल फेलियर जैसा लगता है। जैसे कि वे फेलियर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो गए हों, वे चुपचाप स्ट्रगल करना पसंद करेंगे, एक प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए पूरी रात जागेंगे या अकेले एक भारी बोझ उठाएंगे, बजाय इसके कि वे मदद के लिए कहें, मैं ओवरवेलम्ड हूँ, क्या तुम हाथ बटा सकते हो? जैसे कि वे सोलो मिशन पर हों, यह उनके रिलेशनशिप्स में एक गहरा अनबैलेंस्ड डायनामिक बनाता है, जहां वे लगातार गिवर की भूमिका में होते हैं और रिसीव करने में इनकैपेबल होते हैं। जैसे कि वे गिव एंड टेक के नियम को भूल गए हों, यह एक शांत अकेली स्ट्रगल की ओर ले जाता है। जैसे कि वे लोनली आइलैंड पर फंसे हों, ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में सोचिए जो फ्लू से बीमार है, लेकिन परिवार के लिए खाना बनाने के लिए उठने पर जोर देता है क्योंकि उन्हें किसी और को अपनी देखभाल करने देने में गिल्ट फील होता है। जैसे कि वे सुपर पेरेंट बनने की कोशिश कर रहे हों, वे अपने शरीर को उसकी लिमिट्स तक धकेलते हैं, जबकि खुद पर तरस खाते हैं कि कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है, भले ही उन्होंने किसी भी ऑफर को एक्टिवली मना कर दिया हो। जैसे कि वे मार्टिर मोड में हों, यह एक सेल्फ डिफीटिंग प्रोफेसी है। जैसे कि वे सेल्फ सैबोटेज के मास्टर हों, वे अपनी नीडों को आवाज न देकर या सपोर्ट एक्सेप्ट न करके नेग्लेक्टेड महसूस करने की कंडीशन खुद बनाते हैं। जैसे कि वे साइलेंट सैफरर का टाइटल जीतने की कोशिश कर रहे हों, यह मार्टिरडम कॉम्प्लेक्स एक एक्ट नहीं है, यह सपोर्ट की उनकी इच्छा और इस गहरे बैठे बिलीफ के बीच एक वास्तविक पेननाक कॉन्फ्लिक्ट है कि वे इसके लायक नहीं हैं या उन्हें इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि वे मार्टिर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने की कोशिश कर रहे हों। क्योंकि नाट्रम मुरियाटिकम पर्सनैलिटी अपने फीलिंग्स को दबाने में इतना टाइम लगाती है, वो बहुत पेशेंट और शांत लग सकते हैं, जैसे कोई ज़ेन मास्टर जो सीक्रेटली स्ट्रेस बॉल को डेथ ग्रिप में लिए हुए हो। वो बिना किसी बाहरी रिएक्शन के बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट और हर्ट सह सकते हैं। जैसे कोई वॉल्केनो जो सोच रहा हो, अभी नहीं, बाद में फटूंगा। उनके आसपास के लोग अक्सर इस चुप्पी को सहमति या हैप्पी मान लेते हैं। जैसे कोई सोच रहा हो, वाह ये तो बहुत खुश है, या शायद बस बहुत अच्छा एक्टर है। उन्हें पता ही नहीं होता कि उस शांत चेहरे के नीचे रिजेंटमेंट का एक ज्वालामुखी धीरे धीरे दबाव बना रहा है। जैसे कोई प्रेशर कुकर जो विसल बजाने से पहले सोच रहा हो, सस्पेंस बढ़ाते हैं। हर अनकही अनॉयंस, हर अनअप्रिशिएटेड जेस्चर, हर परसीव्ड स्लाइट गुस्से की एक और परत जोड़ता है। जैसे कोई चेकलिस्ट बना रहा हो, अरे वाह एक और आइटम ऐड हो गया। वो सच कहूँ तो स्लो बर्न के मास्टर होते हैं, हफ्तों, महीनों या सालों तक बातों को मन में दबाए रहते हैं। जैसे कोई पुरानी डायरी में लिख रहा हो, आज भी कुछ नहीं कहा, ग्रेट जॉब। फिर एक दिन कोई छोटी सी बात हो जाती है, जैसे कोई सोच रहा हो, बस अब बहुत हो गया। ये वो आखिरी तिनका होता है जो ऊंट की कमर तोड़ देता है, या यूं कहें ऊंट ने कहा अब और नहीं। ये एक स्पाउस का उस हफ्ते 10वीं बार सिंक में गंदा बर्तन छोड़ना हो सकता है, या एक कोवर्कर का कैजुअल थोड़ा क्रिटिकल मजाक करना। जैसे कोई सोच रहा हो, क्या ये डिश खुद से नहीं धुल सकता। बाहर वालों के लिए इसके बाद का रिएक्शन उस घटना के मुकाबले बिल्कुल डिस्प्रोपोर्शनेट लगता है। जैसे कोई सोच रहा हो, क्या ये सच में उस डिश के लिए था। शांत चुप रहने वाला व्यक्ति अचानक गुस्से में फट पड़ता है या बेकाबू होकर रोने लगता है। जैसे कोई सोच रहा हो,
क्या ये वही ज़ेन मास्टर है? वो 5 साल पुरानी कंप्लेनें उठा सकते हैं, ऐसी बातें जो दूसरे व्यक्ति को या तो याद भी नहीं होंगी या उन्हें कभी पता ही नहीं था कि वो कोई समस्या थी। जैसे कोई सोच रहा हो 5 साल पहले, सच में? ये अचानक का गुस्सा उनके आसपास के सभी लोगों को हैरान और कंफ्यूज्ड कर देता है। जैसे कोई सोच रहा हो ये कहाँ से आया? दूसरा व्यक्ति सोचता रह जाता है, ये कहाँ से आया? जैसे कोई डिटेक्टिव मिस्ट्री सॉल्व कर रहा हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इससे अपसेट थे। जैसे कोई सोच रहा हो क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? उन्हें ब्लाइंड साइडेड महसूस होता है क्योंकि उन्हें कभी कोई वार्निंग साइंस नहीं दिए गए थे। जैसे कोई सोच रहा हो क्या ये कोई सरप्राइज पार्टी थी? नाट्रुम मूरियाटिकम व्यक्ति उस आउटबर्स्ट के पल में आखिरकार वो सारा दर्द बाहर निकाल देता है जिसे वो इतने समय से अंदर दबा रहा था। जैसे कोई सोच रहा हो फाइनली मैंने सब कह दिया, लेकिन क्योंकि ये गुस्से या दुख के सैलाब में बाहर आता है, इसे अक्सर ओवर रिएक्शन या हिस्टेरिकल फिट मानकर डिसमिस कर दिया जाता है। जैसे कोई सोच रहा हो अरे ये तो ड्रामा क्वीन है। दूसरा पक्ष डिफेंसिव हो जाता है और ओरिजिनल वैलिड फीलिंग्स उस आउटबर्स्ट के केओस में खो जाते हैं। जैसे कोई सोच रहा हो अब क्या हुआ? तूफान थमने के बाद नाट्रुम मूरियाटिकम व्यक्ति को अक्सर शर्म और पछतावे की गहरी भावना महसूस होती है। जैसे कोई सोच रहा हो मैंने क्या कर दिया? वो अपने लॉस ऑफ कंट्रोल से बहुत शर्मिंदा होते हैं। जैसे कोई सोच रहा हो मुझे तो ऑस्कर मिलना चाहिए। उनका सबसे बड़ा डर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना और दूसरों को परेशान करना सच हो गया होता है। जैसे कोई सोच रहा हो उप्स मैंने फिर से कर दिया। ये इस बात को पुख्ता करता है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना खतरनाक और डिस्ट्रक्टिव है। जैसे कोई सोच रहा हो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, तो वो क्या करते हैं? जैसे कोई सोच रहा हो चलो फिर से शुरू करते हैं, वो फिर से अपने खोल में चले जाते हैं, अपने आउटबर्स्ट के लिए बहुत माफी मांगते हैं और अपनी इमोशंस को दबाना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई सोच रहा हो सॉरी नॉट सॉरी, साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। वे अगली बार अपनी फीलिंग्स को और भी सख्ती से कंट्रोल करने की कसम खाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि दबाव फिर से बढ़ेगा और आगे चलकर एक और बड़ा आउटबर्स्ट होगा। जैसे कोई सोच रहा हो और ये कहानी कभी खत्म नहीं होती। नाट्रुम मूरियाटिकम पर्सनैलिटी की एक खास पहचान ये है कि उन्हें दूसरों की मदद करने और उन्हें सुधारने की एक मजबूत, लगभग जबरदस्ती वाली इच्छा होती है, जैसे हर दोस्त की लाइफ एक DIY प्रोजेक्ट हो। वे सिर्फ मदद करना ही नहीं चाहते, वे उन लोगों में जो गलतियां देखते हैं उन्हें ठीक करने की गहरी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। जैसे सुपर हीरो केप पहनकर निकले हों, बस केप अदृश्य है। यह एक अच्छी भावना से आता है, उनकी अंदरूनी हमपैनी और दुख दूर करने की इच्छा से। लेकिन कभी कभी ये हमपैनी गूगल सर्च की तरह लगती है, हर सवाल का जवाब चाहिए। जब वे किसी दोस्त को खराब रिश्ते में देखते हैं या परिवार के किसी सदस्य को गलत फैसले लेते हुए देखते हैं, तो उन्हें बीच बचाव करने का एक खिंचाव महसूस होता है। जैसे टीवी पर ड्रामा देख रहे हों, लेकिन रिमोट उनके पास है। वे सलाह देने, प्लान बनाने और दूसरे व्यक्ति को बेहतर रास्ते पर लाने की कोशिश में बहुत ज्यादा समय और एनर्जी लगाते हैं। अगर फ्रेंडशिप मैनेजर की कोई जॉब होती तो ये लोग CEO होते। वे खुद ही एक लाइफ कोच, थेरेपिस्ट और चीयर लीडर बन जाते हैं, और कभी कभी फ्री में। उदाहरण के लिए उनका कोई दोस्त हो सकता है जो हमेशा बेरोजगार रहता है, या कम से कम यही लगता है। नाट्रुम मूरियाटिकम व्यक्ति अपने दोस्त का रिज्यूमे फिर से लिखने, नौकरी ढूंढने और मॉक इंटरव्यू लेने में घंटों बिताएगा, जैसे HR डिपार्टमेंट घर पर खोल लिया हो। उन्हें सच में लगता है कि उनके गाइडेंस से उनका दोस्त अपनी जिंदगी बदल सकता है, या कम से कम लिंक्डइन प्रोफाइल तो अपडेट हो ही जाएगा। वे नतीजों में पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपनी सफलता की भावना को दूसरे व्यक्ति की प्रोग्रेस से जोड़ते हैं। जैसे दोस्त की नौकरी लग गई तो बोनस इन्हें मिलेगा। वे सिर्फ मदद नहीं कर रहे होते, वे अपने दोस्त को ठीक करने का प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले रहे होते हैं। मिशन फ्रेंड पॉसिबल। प्रॉब्लम तब आती है जब दूसरा व्यक्ति उनकी सलाह नहीं मानता, या इससे भी बुरा, बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहता, जैसे वाईफाई सिग्नल ही नहीं मिल रहा हो। यह नाट्रुम मूरियाटिकम पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है। एरर फोर्स ऑन श्योर, चेंज नॉट फाउंड। वे समझ नहीं पाते कि कोई क्यों दुख सहना चाहेगा, जबकि उन्हें समाधान इतना साफ दिखता है। सॉल्यूशन सामने है, बस Ctrl+S दबाओ। उन्होंने एक परफेक्ट प्लान बनाया है और वह व्यक्ति उसे फॉलो नहीं कर रहा है।
वे इसे पर्सनली लेते हैं, जैसे व्हाट्सएप पर ब्लू टिक आ गया लेकिन जवाब नहीं आया। ये सिर्फ उनकी सलाह को ही नहीं बल्कि उन्हें एक व्यक्ति के अपीयरेंस में भी रिजेक्शन जैसा लगता है। अनफ्रेंड बटन दबाने का मन करता है। उन्हें लगने लगता है कि उनके एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं और दूसरा व्यक्ति उनकी समझदारी और परवाह की कद्र नहीं करता, जैसे किसी ने उनका बनाया हुआ मैगी बिना नमक के छोड़ दिया हो। यहीं पर फिर से नाराजगी शुरू होती है। अब तो मैं भी साइलेंट मोड पर चला जाऊं। वे सोचने लग सकते हैं, मैंने उनके लिए इतना कुछ किया है फिर भी वे सुनते नहीं। मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। और फिर खुद को फ्रेंडशिप कस्टमर केयर से रिटायर करने का सोचते हैं, लेकिन वे यह सीधे नहीं कहेंगे क्योंकि पैसिव अग्रेसिव साइलेंस भी एक आर्ट है। इसके बजाय उनकी मदद में एक सूक्ष्म कंट्रोल करने वाला किनारा आ सकता है, जैसे मैंने कहा था ना, मोड ऑन हो गया हो। वे अपने सपोर्ट में ज्यादा जोरदार, ज्यादा क्रिटिकल या ज्यादा पैसिव एग्रेसिव हो सकते हैं। फ्रेंडली रिमाइंडर की जगह नॉट सो फ्रेंडली रिमाइंडर। दूसरों को सुधारने की उनकी इच्छा नतीजों को कंट्रोल करने की जरूरत में बदल जाती है, और जब वह कंट्रोल खो जाता है तो वे फ्रस्ट्रेटेड और निराश महसूस करते हैं, जैसे टीवी का रिमोट किसी और के हाथ में चला गया हो। दूसरों को सुधारने की यह चाहत, जो प्यार के एक सच्चे काम के अपीयरेंस में शुरू होती है, अक्सर लोगों को दूर धकेल देती है और नाट्रम मूरियटिकम व्यक्ति को और भी अकेला और गलत समझा हुआ महसूस कराती है। और आखिर में फिक्सर खुद ही फिक्स होने के लिए रह जाता है। बेसिकली नाट्रम म्यूरियटिकम पर्सनैलिटी एक परफेक्ट हेल्पर और टीचर होती है। मतलब अगर गूगल इंसान होता तो शायद यही होता। दूसरों को गाइड करने और अपना ज्ञान शेयर करने में इन्हें सच्ची हैप्पी मिलती है, और थोड़ा सा आई टोल्ड यू सो का मजा भी। अक्सर दोस्त गंभीर मामलों पर अच्छी सलाह के लिए इन्हीं के पास आते हैं, क्योंकि डॉ गूगल से बेहतर कौन। वे बहुत समझदार, विचारशील होते हैं और किसी भी सिचुएशन को हर एंगल से देखने में माहिर होते हैं, जैसे शर्लॉक होम्स, बस बिना टोपी के। यह रोल उन्हें एक मकसद देता है और उनके इस विश्वास को सही साबित करता है कि वे अपने सोशल सर्कल के एक वैल्यूएबल और कंट्रीब्यूटिंग मेंबर हैं, और कभी कभी पार्टी के फ्री काउंसलर भी। जब वे किसी की सक्सेसफुली हेल्प करते हैं तो उन्हें लगता है कि लोग उन्हें देख रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि अप्रिसिएशन ही इनका असली सुपरफ्यूड है। हालांकि लगातार हेल्प करने का यह रोल उन्हें अकेला कर देता है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ गुड मॉर्निंग भेजने वाला। जब वे दूसरों की इमोशनल जरूरतों का ध्यान रखने में बिजी होते हैं तो उनकी अपनी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि मी टाइम सिर्फ कैलेंडर में ही रह जाता है। लोग उन्हें स्ट्रांग समझने लगते हैं, ऐसे इंसान के तौर पर जो सब कुछ मैनेज कर लेता है, जैसे एवेंजर्स का सीक्रेट मेंबर। कोई उनसे यह नहीं पूछता कि वे कैसे हैं, क्योंकि वे सेल्फ सफिशिएंसी दिखाते हैं, ऑल इज वेल वाला फेस ऑन। वे अपने सभी दोस्तों के लिए थेरेपिस्ट होते हैं, लेकिन उनके पास खुद बात करने वाला कोई नहीं होता। हेल्पलाइन खुद के लिए बंद। वे सबकी प्रॉब्लम्स सुनते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनकी अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों के लिए बोझ होंगी। कंप्लेंट बॉक्स खुद के लिए लॉक्ड। इससे एक दर्द भरा विरोधाभास पैदा होता है। वे ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो उन पर डिपेंड करते हैं, फिर भी वे बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं, जैसे वाईफाई राउटर सबको कनेक्शन दे रहा है, खुद अकेला। वे किसी पार्टी में हो सकते हैं, हंसते हुए और सबसे बात करते हुए, लेकिन अंदर से उन्हें एक गहरी चुभती हुई उदासी महसूस होती है, एक ऐसा एहसास कि कोई भी उन्हें असल में नहीं देखता। लाइफ ऑफ द पार्टी बाहर, सैड इमोजी अंदर। कोई भी उस सक्षम बाहरी अपीयरेंस के पीछे छिपे संवेदनशील कमजोर इंसान को नहीं देखता, सुपरमैन की तरह, बस केप के बिना। वे चाहते हैं कि कोई उनकी भी केयर करे, कि कोई उन्हें भी वही अनकंडीशनल सपोर्ट दे जो वे दूसरों को खुले दिल से देते हैं। कभी कभी तो बस एक जादू की झप्पी चाहिए, लेकिन क्योंकि वे कभी अपनी कमजोरी नहीं दिखाते, इसलिए किसी को पता ही नहीं चलता कि उन्हें इसकी ज़रूरत है। नो एंट्री बोर्ड लगा है इमोशंस पर। यह अंदर की उदासी, सैड म्यूजिक, इमोशनल मूवीज या पुरानी बातों पर सोचने के अपीयरेंस में दिख सकती है। नेटफ्लिक्स और क्राई सेशन ऑन रिपीट। यह उनके लिए अपनी दबी हुई फीलिंगों से एक सेफ, प्राइवेट तरीके से जुड़ने का एक तरीका है, जैसे प्राइवेट डायरी में सीक्रेट्स लिखना। उन्हें उदासी के इन अकेले पलों में सुकून मिल सकता है, क्योंकि यही वो समय होता है जब वे खुद को अपने अनकहे दुख का पूरा भार महसूस करने देते हैं। मी, माई सेल्फ एंड माई फीलिंग्स टाइम।
वे अकेले लाइट हाउस की तरह होते हैं जो जहाज़ों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाते हैं, जबकि खुद अपनी चट्टानी जगह पर अकेले रहते हैं, तूफानों का सामना अकेले करते हैं। GPS फॉर अदर्स, नो मैप फॉर सेल्फ। ये गहरी छिपी हुई उदासी ही वह कीमत है जो वे लगातार चुपचाप हेल्प करने वाले होने के लिए चुकाते हैं, और शायद कभी कभी एक एक्स्ट्रा चॉकलेट बार भी। अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस पर्सनैलिटी टाइप को पूरी तरह से खराब ना समझें, वरना तो नाट्रम मुरियाटिकम लोग हमें अपनी डायरियों में हमेशा के लिए ब्लॉक कर देंगे। वही खूबियाँ जो उनके लिए इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। मतलब सुपर पावर और क्रिप्टोनाइट दोनों एक ही पैकेज में। उनकी गजब की जिम्मेदारी और ड्यूटी की भावना उन्हें सबसे भरोसेमंद और ट्रस्टवर्दी लोगों में से एक बनाती है जिनसे आप कभी मिलेंगे। सीरियसली, अगर आप अपनी चाबियां कहीं भूल जाएं, तो इन्हीं से पूछिए। जब एक नेट्रम मुरियटिकम इंसान आपको अपनी जुबान देता है, तो आप उस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। ये लोग पिंकी प्रॉमिस को भी कॉन्ट्रैक्ट की तरह लेते हैं। वे फ्लाइटी या फिकल नहीं होते, मतलब मूड स्विंग्स इनके लिए नहीं, वो तो बाकी सबके लिए हैं। उनकी लॉयल्टी बहुत गहरी और अटल होती है। लॉयल्टी टेस्ट में ये लोग 100 में से 110 नंबर लाते हैं। अगर आप उनके इनर सर्कल में होने के लिए लकी हैं, तो वे आपके सबसे डिवोटेड दोस्त, पार्टनर या एम्प्लॉई होंगे जो हर हाल में आपका साथ देंगे। बस बर्थडे भूलना मत, वरना साल भर साइलेंट ट्रीटमेंट मिलेगा। उनकी बढ़ी हुई सेंसिटिविटी जहां उन्हें चोट पहुंचा सकती है, वहीं उन्हें एम्पैथी की गहरी क्षमता भी देती है। मतलब ये लोग आपके मूड को आपके व्हाट्सएप स्टेटस से भी समझ सकते हैं। वे बातों के पीछे की बात समझने और दूसरों की अनकही फीलिंग्स को समझने में माहिर होते हैं। शर्लॉक होम्स भी इनके सामने फेल हो जाए। यह उन्हें एक्सेप्शनल लिसनर और इनक्रेडिबली कंपैशनेट कॉन्फिडेंट बनाता है। आप चाहें तो इन्हें अपनी पूरी नेटफ्लिक्स वॉच लिस्ट भी सुना सकते हैं। ये पेशेंटली सुन लेंगे। वे सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे नहीं, वे उन्हें आपके साथ महसूस करेंगे और शायद आपके लिए टिश्यूज भी ले आएंगे। गहरे ऑथेंटिक कनेक्शंस बनाने की यह क्षमता एक रेयर गिफ्ट है। स्मॉल टॉक? सॉरी, वो तो इनके डिक्शनरी में ही नहीं है। वे सिर्फ सरफेस लेवल के रिश्ते नहीं रखते। हाउस द वेदर? इनसे मत पूछिए, ये तो हाउस योर सोल पूछेंगे। जब वे आपकी परवाह करते हैं, तो वे बहुत गहराई से परवाह करते हैं और उन्हें आपकी इमोशनल दुनिया की सहज समझ होती है, जो अविश्वसनीय अपीयरेंस से कंफर्टिंग और वैलिडेटिंग हो सकती है। बेसिकली फ्री थेरेपी विद एक्स्ट्रा हग्स। इसके अलावा उनका मेथोडिकल और कॉन्शियंशियस नेचर उन्हें किसी भी काम में एक्सेल करने में मदद करता है। टू डू लिस्ट बनाना हो तो इनसे सीखिए। वे स्लॉपी या केयरलेस नहीं होते। चलता हाय एटीट्यूड इनके लिए नहीं बना। वे अपने काम पर बहुत गर्व करते हैं और खुद के लिए इनक्रेडिबली हाई स्टैंडर्ड्स रखते हैं। मतलब अगर केक बेक किया है तो आइसिंग भी परफेक्ट होगी। ये उनके प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेलेंस और एक वेल ऑर्डर्ड होम लाइफ में बदल जाता है। इनके घर में चीजें इतनी ऑर्गेनाइज्ड होती हैं कि रिमोट भी अपनी जगह से नहीं हिलता। वे ऐसे लोग होते हैं जो उन छोटे डिटेल्स को नोटिस करेंगे जिन्हें बाकी सब मिस कर देते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि एक प्रोजेक्ट सिर्फ पूरा ना हो बल्कि सही ढंग से पूरा हो। फाइन प्रिंट इनके लिए लिखा गया है। उनकी इंटीग्रिटी और क्वालिटी के प्रति कमिटमेंट किसी भी सेटिंग में एसेट्स होते हैं जिससे उन्हें सम्मान मिलता है, भले ही उन्हें हमेशा वह ओवर्ट तारीफ न मिले जिसकी वे इच्छा रखते हैं। सीक्रेटली ये लोग गोल्ड स्टार स्टिकर्स डिजर्व करते हैं। आखिर में उनकी चीजों को पकड़े रहने की आदत सिर्फ कंप्लेनों के बारे में नहीं है, यह प्यार और लवी यादों को पकड़े रहने के बारे में भी है। ओल्ड मूवी टिकट्स, चाइल्डहुड बर्थडे कार्ड्स सब संभाल कर रखते हैं। वे बहुत सेंटिमेंटल होते हैं और उन हिस्ट्री को महत्व देते हैं जो वे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करते हैं। नॉस्टैल्जिया इनके लिए एक फुल टाइम हॉबी है। वे छोटे पलों, इनसाइड जोक्स और उन माइलस्टोन्स को याद रखेंगे जो एक रिश्ते का ताना बाना बनाते हैं। एनिवर्सरी भूलना नॉट पॉसिबल, जबकि उन्हें उस पल में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। समय के साथ उनके एक्शन एक गहरे और स्थायी प्यार को दिखाते हैं। आई लव यू कम, लेकिन चाय बनाकर देना ज्यादा। उनके लिए चैलेंज यह नहीं है कि वे अपने कोर पर कौन हैं उसे बदलें, बल्कि यह सीखना है कि इन अविश्वसनीय ताकतों का इस्तेमाल इस तरह से कैसे करें जिससे उन्हें इतना पर्सनल दर्द न हो। और हाँ, कभी कभी खुद पर भी उतनी ही दया दिखाएं जितनी दूसरों पर दिखाते हैं। डॉक्टर्स ऑर्डर्स। तो अगर आपको यह डिस्क्रिप्शन अपने जैसा लगता है तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है?
और नहीं, इसका जवाब गुफा में जाकर छुप जाना नहीं है। एक हैप्पियर, ज्यादा बैलेंस्ड लाइफ का रास्ता यह नहीं है कि आप एक अलग इंसान बन जाओ या सुपर हीरो की तरह केप पहन लो। यह अपनी नीडों को उतना ही सम्मान देना सीखने के बारे में है जितना आप दूसरों की नीडों को देते हो। हाँ, अपनी भी नीडें होती हैं। सरप्राइज। पहला और सबसे मुश्किल कदम है ना कहने की आर्ट को प्रैक्टिस करना शुरू करना। छोटे से शुरू करें, जैसे नहीं, मैं आपकी कैट सिटर नहीं बन सकती। एक छोटी सी रिक्वेस्ट को ना कहें जिसके लिए आपके पास सच में समय या एनर्जी नहीं है। और हाँ, नेटफ्लिक्स बिंज भी वैलिड रीजन है। ध्यान दें कि दुनिया खत्म नहीं होती, मीटियर नहीं गिरता। प्रॉमिस। वह इंसान शायद आपसे नफरत नहीं करेगा, शायद वो सीक्रेटली इम्प्रेस भी हो जाए। उन्हें बस कोई और सोल्यूशन मिल जाएगा। दुनिया में और भी लोग हैं। सच में हर छोटी ना उस मसल को बनाती है जिसकी आपको बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज सेट करने के लिए जरूरत होती है। जिम मेंबरशिप की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, आपको अपने वर्डों का इस्तेमाल करना और अपनी नीडों को सीधे तौर पर पूछना सीखना होगा। टेलीपैथी अभी तक इन्वेंट नहीं हुई है। सॉरी, हिंट्स देना बंद करें और यह उम्मीद करना छोड़ दें कि लोग आपके मन की बात पढ़ लेंगे। माइंड रीडर्स सिर्फ मैजिक शोज में होते हैं। यह उनके लिए फेयर नहीं है और यह आपके लिए भी फेयर नहीं है। दोनों कंफ्यूज रहेंगे और कोई भी डिशेस नहीं करेगा। डिशेस करते समय जोर से आहें भरने के बजाय ये कहने की कोशिश करें, मैं आज रात बहुत थकी हुई हूँ। बोनस, ड्रामेटिक साइज ऑप्शनल। क्या आप किचन में मेरी मदद करेंगे? मैजिक वर्ड्स। शुरुआत में यह टेरिफाइंगली वल्नरेबल लग सकता है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में गलती से फैमिली मीम भेज देना। लेकिन यह सब कुछ खुद करने और फिर उसके बारे में रिजेंटफुल महसूस करने के साइकिल को तोड़ने का एकमात्र तरीका है। वरना आप वॉकिंग प्रेशर कुकर बन सकते हैं। अपनी नीडों को कम्युनिकेट करना सेल्फिश नहीं है, यह सेल्फ केयर है। सेल्फिश नहीं, यह एक हेल्थी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का एक फंडामेंटल पार्ट है। वरना रिलेशनशिप सिर्फ गेसिंग गेम बन जाएगा। रिजेंटमेंट्स को होते ही एड्रेस करना भी बहुत जरूरी है, वरना वो फ्रिज में रखे लेफ्टओवर्स की तरह स्टेल हो जाते हैं। उन्हें सालों तक पनपने न दें। ओल्ड रिजेंटमेंट्स। इमोशनल फंगस। जब आपको हर्ट या अनअप्रिशिएटेड महसूस हो तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए एक काम मोमेंट ढूंढें। नॉट ड्यूरिंग ट्रैफिक जैम्स प्लीज। मैं वाले स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें, जैसे मुझे बुरा लगा जब आपने मेरे काम की क्रिटिसिज्म की और तुम हमेशा से बचें, वरना ड्रामा गारंटी। बजाय एक्यूजेटरी तुम वाले स्टेटमेंट्स के। फिंगर पॉइंटिंग सिर्फ डांस मूव्स में अच्छा लगता है। यह लड़ाई करने के बारे में नहीं है। ये WWE स्मैकडाउन नहीं है। ये प्रेशर के एक्सप्लोसिव लेवल तक पहुंचने से पहले हवा को साफ करने के बारे में है। थिंक ऑफ इट एज इमोशनल डिटॉक्स। यह दूसरे इंसान को आपके पर्सपेक्टिव को समझने और अपोलोजाइज करने या खुद को एक्सप्लेन करने का मौका देता है। कभी कभी लोग जेन्युइनली क्लूलेस होते हैं। इस तरह का रेगुलर लो लेवल कम्युनिकेशन अचानक डिस्ट्रक्टिव इमोशनल स्टॉर्म्स का एंटीडोट है। वेदर फोरकास्ट, क्लियर स्काइज। अल्टीमेटली गोल यह है कि आप अपनी देने वाली नेचर और अपनी वेल बीइंग के बीच बैलेंस ढूंढें, वरना आप ह्यूमन वेंडिंग मशीन बन सकते हैं। पहचानें कि आपकी वर्थ इस बात से डिफाइन नहीं होती कि आप दूसरों के लिए कितना करते हैं। आप कोई 24/7 हेल्पलाइन नहीं है। आप वैसे ही वैल्यूएबल हैं जैसे आप हैं। नो रिसीप्ट रिक्वायर्ड। लॉयल, एम्पैथेटिक और रिस्पॉन्सिबल इंसान बने रहें जो आप हैं, लेकिन इसे फुलनेस की जगह से करें, ना कि डिप्लीशन की जगह से। एम्प्टी बैटरी से फोन भी नहीं चलता। जितना ग्रेसफुली आप देते हैं उतना ही ग्रेसफुली लेना सीखें। थैंक यू कहना भी सुपर पावर है। अपनी नीडों को आवाज देना, बाउंड्रीज सेट करना और अपनी फीलिंगों को ओपनली कम्युनिकेट करना सीखकर आप अपने रिलेशनशिप्स को साइलेंट स्ट्रगल के सोर्स से जेन्युइन जॉय और म्यूचुअल सपोर्ट के सोर्स में बदल सकते हैं। ड्रामा से सिटकॉम में अपग्रेड। आप उतने ही खुश और केयर्ड फॉर होने के हकदार हैं जितना आप दूसरों को महसूस कराते हैं। और याद रखें, आपका हैप्पीनेस भी ट्रेंडिंग हो सकता है।